नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शनि अस्त के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना है? जी हाँ, शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा डर बैठ जाता है, बहुत बड़ी आशंका का जन्म होता है। न जाने क्या होगा अब जीवन में, जाने कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी, किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इस तरह के विचार मन में आने लगते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर शनि की साढ़े साती या ढैया शुरू होने वाली होती है या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली होती है तो व्यक्ति के मन में पहले से ही चिंता, भय और तनाव की स्थिति बन जाती है कि जाने क्या होगा अब। और ये सच भी है, क्योंकि शनि है न्याय के देवता, शनि है कर्म के कारक, और शनि आपको आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। हालांकि शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, अंश बल से मजबूत हैं, शुभ भाव में स्थित हैं, खास करके तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में, तो अपनी महादशा और अंतर्दशा के दौरान ये व्यक्ति को इतना कुछ दे कर जाते हैं जितना आपने पूरे जीवन में नहीं प्राप्त किया होगा। यही शनिदेव 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। तो अलग अलग राशि के जातकों को शनि के अस्त होने से किस किस तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ध्यान रहे, शनि का गोचर अलग अलग राशि के जातकों की गोचर कुंडली में अलग अलग भाव में होगा और दृष्टि भी अलग अलग भाव पर पड़ेगी, और उसी के अनुरूप ही उन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी, क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे और अब आपको 31 मार्च के बाद उन भावों का फल मिलेगा जिस भाव में वो गोचर करेंगे। इस वीडियो में मैं मिथुन राशि के जातकों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि के अस्त होने का अर्थ क्या होता है, शनि अस्त कैसे होते हैं और अस्त शनि का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शनि अस्त का अर्थ और प्रभाव क्या होता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के प्रभाव से अपना प्रभाव खो देता है तो उसे ज्योतिषी भाषा में कहा जाता है कि वो ग्रह अस्त हो गया है। 12 फरवरी से सूर्य शनि की युति बनी है और 23 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। 23 फरवरी को सूर्य का अंश बल है 16 डिग्री और शनि का अंश बल है 25 डिग्री। जब शनि सूर्य के इतना निकट आ जाएं कि उनके अंश बल में 15 डिग्री या उससे कम का अंतर रह जाए, ये अंतर हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है, तो शनि अपना प्रभाव खो देते हैं और अस्त माने जाते हैं। 23 फरवरी को सूर्य शनि का अंतर 15 डिग्री होगा और उसके बाद ये अंतर धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्थिति वो आएगी कि सूर्य शनि दोनों का अंश बल बराबर होगा और दोनों के बीच का अंतर शून्य हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी 11 मार्च को, जब दोनों का अंश बल होगा 27 डिग्री। इसके बाद 31 मार्च को वो स्थिति पुनः बनेगी जब शनि उदित हो जाएंगे। उस समय शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री। ये तीनों ही कुंडलियां मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? शनि के अस्त होने का खगोलीय प्रभाव ये होगा कि हम शनिदेव को रात्रि में नहीं देख पाएंगे। ज्योतिषी दृष्टि से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो ये कहा जाता है कि वो ग्रह शक्तिहीन हो गया, यानी शनि की ऊर्जा का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या शनि की 7.5 ढैया या पनौती प्रभावी है, तो उन जातकों पर शनि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शनि जन्य कष्टों से राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरह से शनिदेव का अंश बल किन किन तिथियों पर कितना होगा और किस तरह से शनि अस्त होंगे और उदित होंगे। सबसे पहले मैं आपको 23 फरवरी की कुंडली दिखा रहा हूँ। देखिए, अस्त का ये निशान होता है। शनि अस्त हो चुके हैं। सूर्य का अंश बल 11 डिग्री है, शनि का 25 डिग्री है। दोनों के बीच का अंतर 14 डिग्री, 15 डिग्री से कम तो शनि अस्त। ये देखिए, अस्त का निशान इस तरह से बना हुआ है। बुध भी अस्त हो चुके हैं, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच का भी अंतर कितना है? 11 डिग्री है। 22 डिग्री और 11 डिग्री, तो यहाँ 11 डिग्री का अंतर है। तो ये स्थिति है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को शनि अस्त हो चुके हैं। अब 11 मार्च की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है 11 मार्च की स्थिति। यहाँ आप देखिए, शनि का अंश बल है 27 डिग्री और सूर्य का भी 27 डिग्री है। दोनों का अंतर कितना है? 0 डिग्री, सबसे अधिक निकट है। और यहाँ भी देखिए, शनि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये अस्त का निशान होता है, ये शनि के ऊपर लिखा हुआ है अस्त का निशान, और ऊपर 27, यहाँ सूर्य पर 27। दोनों का अंश बल 27 डिग्री है, अंतर 0 है, और इसलिए शनि अस्त हो चुके हैं। अब मैं आपको 31 मार्च की, ये तो 11 मार्च की स्थिति हो गई। अब 31 मार्च की स्थिति भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस 31 मार्च की स्थिति है। 31 मार्च में देखिए, शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री, यानी अंश बल 15 डिग्री से बढ़ करके 16 डिग्री हो गया। अंतर दोनों का कितना है? 16 डिग्री। जब अंतर 15 या 15 से कम तो अस्त हो जाते हैं। जब अंतर 15 या 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उदित हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ शनि पर अस्त का निशान नहीं है ना, और सूर्य शनि का अंतर 16 डिग्री है। सूर्य 16 पर हैं, शनि 0 पर हैं, तो 16 डिग्री का अंतर हो गया। शनि उदित हो चुके हैं, और उदित हुए हैं किस में? मीन राशि में। अभी तक कुंभ राशि में थे, अब मीन राशि में। तो ये है, इस तरह से सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त होते हैं। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा अलग अलग राशियों पर, ये समझते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव, भाग्य के भाव में है। यहाँ पर शनि 8वें भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर, 7वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर, और 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। पिछले 2 वर्षों से 17 जनवरी 2023 से शनिदेव भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, और जिन भावों से शनि का संबंध बनता है उन भावों से संबंधित जो फल हैं वो अत्यंत मंद गति से प्राप्त होते हैं।
तो नवम भाव में शनि का गोचर था। नवम भाव होता है भाग्य का। मिथुन राशि के जातकों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पिछले 2 वर्षों से भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। आप लाख कोशिश कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो फल आपको मिलना चाहिए था, जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, वो पिछले 2 वर्षों से आपको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर थी। तो शनि आपके भाग्य को भी कमज़ोर कर रहे थे, आपको मिलने वाले लाभों को भी कमज़ोर कर रहे थे। यानी कि आपकी इनकम को धीरे धीरे घटाते जा रहे थे, इनकम को कम करते जा रहे थे, क्योंकि आपके जो भी कार्य थे वो समय से पूरे नहीं हो पा रहे थे। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, और जब कर्म ही धीमा हो जाए, जब भाग्य ही धीमा हो जाए, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? आपके सारी मेहनत, सारे परिश्रम व्यर्थ हो रहे थे, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा था। चूँकि 8वें भाव के स्वामी थे शनिदेव, और 8वां भाव जो होता है बहुत ही खराब भाव माना जाता है। 8वां भाव विघ्न बाधाओं का होता है, रुकावटों का होता है, परिवर्तन का होता है। और शनि ने आपके भाग्य में रुकावट पैदा की, आपके कार्यों में रुकावट पैदा की, आपकी इनकम में बाधा पैदा की। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ी तो भाई बहनों से आपके रिलेशंस ख़राब हुए। और अगर आप कहीं नौकरी में थे तो आप कमेंट करके बताइएगा, इन 2 वर्षों में आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हुआ होगा जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे। भाई बहनों से आपके रिलेशंस ख़राब हुए होंगे। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है, तीसरा भाव लेखन का होता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है, पराक्रम पुरुषार्थ का तो होता ही है। भाग्य में कमी आई, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, आपकी निर्णय क्षमता में कमी आई, और हो सकता है कि जाने अनजाने इन 2 वर्षों में आपने किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया हो, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर आपने साइन कर दिया हो जिससे आगे चल करके आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? डिसीजन पावर आपकी कम हो गई, निर्णय क्षमता आपकी कमज़ोर हुई, आपके निर्णय गलत होने लगे होंगे, और गलत निर्णयों के कारण आपके जीवन में नई नई समस्याएं उत्पन्न होती चली गईं। 6ठे भाव से शनि का संबंध बन रहा था, बेतहाशा कर्ज बढ़ता चला गया होगा। स्वास्थ्य आपका खराब हुआ होगा, क्योंकि 6ठा भाव और 8वां भाव दोनों ही रोगों से संबंध रखता है, और शनि होते हैं रोगों के कारक। कोई ऐसी बीमारी अचानक से आपको लगी होगी, कोई ऐसा रोग लग गया होगा जिसने लंबे समय तक आपको परेशान किया होगा। लेकिन अब सूर्यदेव यहाँ पर आ चुके हैं, और सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो चुके हैं, और 31 मार्च तक अस्त रहेंगे। इसी दौरान 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में चले जाएंगे 29 मार्च को। तो इस तरह से 23 फरवरी के बाद से ही कुंडली के 8वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव, तीसरे भाव और 6ठे भाव से संबंधित जो जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे, उन अशुभ फलों की समाप्ति होनी शुरू हो जाएगी, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा
कि सूर्य के कारण जब शनि अस्त होंगे और सूर्य होंगे भाग्य के भाव में और आपके राशि के स्वामी भी सूर्य के साथ होंगे भाग्य के भाव में, आपके भाग्य को चमका देंगे सूर्य। 14 मार्च तक सूर्य रहेंगे भाग्य के भाव में। 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, दशम भाव में आ जाएंगे, कर्म के भाव में। सूर्य आपके भाग्य को भी चमकाएंगे, सूर्य आपके कर्म को भी चमकाएंगे। जब आपका कर्म क्षेत्र चमक जाएगा, जब आपका भाग्य चमक जाएगा, तो फिर तेजी के साथ आपको 11वें भाव के फल मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी तेजी के साथ आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी। इन 2 वर्षों में आपको जो नुकसान हुआ, जो धन हानि हुई, उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। किसी तरह के लंबे कर्ज को लेकर आप परेशान चल रहे थे, तो कर्ज समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आपकी सोर्स ऑफ इनकम जब बढ़ने लगेंगे तो कर्ज धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। देखिए, कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं है कि जिससे कर्ज को अचानक से उतारा जा सके। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई इस तरह का उपाय बताता है कि कर्ज उतारने का ये उपाय है, वो उपाय है, कभी आपको लाभ नहीं मिलेगा। कर्ज केवल और केवल एक स्थिति में समाप्त होगा, और वो स्थिति है जब 11वां भाव मजबूत होगा। यानी आपकी इनकम जब बढ़ेगी तब कर्ज जो है वो अपने आप समाप्त होगा। और देखिए, आपकी कुंडली में कितना महत्वपूर्ण योग बन रहा है। इसी गोचर काल में मंगल भले ही आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में एकादश के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, कर्ज के स्वामी होकर के, छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। मंगल क्या है? मंगल आपकी ऊर्जा है, आपका पराक्रम है, आपका जोश है, आपकी कार्य क्षमता, आपकी नेतृत्व क्षमता। जो स्थान शरीर में ब्लड का होता है, वही स्थान ग्रहों में मंगल का होता है। जब मंगल आपके लग्न में बैठेंगे तो आपको हर क्षेत्र में गतिमान कर देंगे, आपके कार्यों की गति को बढ़ा देंगे। 11वें भाव के स्वामी हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा देंगे, आपके धन आगम की गति को बढ़ा देंगे। 8वें भाव के स्वामी होकर के जब लग्न में गोचर करेंगे तो आपके कर्जों को समाप्त करेंगे, किसी तरह की कोई शत्रुता है उसको समाप्त करेंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध छठे भाव से बन जाए तो मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। छठे भाव का स्वामी जब लग्न में गोचर करेगा तो शत्रु आपसे डर करके दूर भागेंगे। मंगल शत्रुओं को पराजित कर देते हैं। और इसके अलावा लग्न में गोचर करते हुए मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पर। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य मिल करके आपके जीवन में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां पड़ी हुई थी, वो सारी समस्याओं को दूर करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी उनसे आपको राहत मिल जाएगी। और चूंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि 6वें भाव के भी स्वामी हैं, 6ठा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, 8वां भाव रियल इस्टेट को शो करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का, कंस्ट्रक्शन का जो लोग कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हैं, या जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, मेटल, मिनरल्स, मेडिसिन्स, रबर, स्क्रैप, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, सूर्य उनके कैरियर को, प्रोफेशन को चमका देंगे। और आप देखिएगा 8वें भाव के जो मंगल, 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं, 6ठा भाव कंपटीशन का होता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए मंगल का गोचर बेहद अनुकूल है। अब आप ये कहेंगे कि मैं बात तो शनि की कर रहा हूँ लेकिन व्याख्या मंगल की कर रहा हूँ। तो देखिए, जिस गोचर काल की मैं चर्चा कर रहा हूँ उस गोचर काल में कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनका आपको लाभ मिल रहा है, जिनका आपको सपोर्ट मिल रहा है, उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है।
अब मंगल की चौथी दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं समाप्त होंगी। मंगल की दृष्टि सातवें भाव पर पड़ेगी तो व्यापार व्यवसाय में आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं को हल करेंगे मंगल। और आठवें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार आएगा। आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें थी वो समाप्त होंगी। और चूंकि शनि का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है, 23 फरवरी के बाद से शनि का नवम भाव, एकादश भाव, तीसरे भाव, छठे भाव और आठवें भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो इन भावों से संबंधित शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और शनिदेव का उपाय ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन भाग्य भाव में शनि अभी तक बैठे तो है ही हैं और 29 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद कर्म के भाव में चले जाएंगे। तो शनि का उपाय भी कर लीजिएगा, विशेष लाभ होगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।